बैंकिंग सेक्टर का हमने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। लार्ज कैप बैंक्स, मिड कैप बैंक्स और स्मॉल कैप बैंक्स की जो कैटेगरी है, उन तीनों में हमने डिस्कस किया कि कौन से ऐसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं जिनका अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनका आउटलुक भी आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वीडियो से हम एनबीएफसी सेक्टर के एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लार्ज कैप एनबीएफसीज, कौन से ऐसे लार्ज कैप एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जिनकी करंट परफॉर्मेंस अच्छी है, आउटलुक भी अच्छा लग रहा है। टोटल 4 एनबीएफसीज है जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस। ये 4 एनबीएफसीज हैं जिनका हम एनालिसिस पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी करेंगे और एनालिसिस भी करेंगे। इन तीनों इन चारों में से 3 एनबीएफसीज जो हैं, जो बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम एंड श्रीराम फाइनेंस, इनका बिजनेस मॉडल लगभग सेम है। तीनों ही लोन देते हैं, लैंडिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके मेजरली। बट जो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज है, हमने पहले भी डिस्कस किया उनका बिजनेस मॉडल, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी है एसबीआई कार्ड, जिनको मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ से उनको सोर्स होते हैं। इसके अलावा ऑफ मार्केट में भी डायरेक्टली वो कस्टमर्स एक्वायर करके उनको क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं। उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर 3 एनबीएफसीज। तो अगर हम ग्रोथ वाइज देखें तो बजाज फाइनेंस की रेवेन्यू ग्रोथ या लोन बुक ग्रोथ हम जिसे कहते हैं, वो काफ़ी अच्छी आई है, 31% के आसपास है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की 35% प्लस ईयूएम ग्रोथ है और श्रीराम फाइनेंस की लोन बुक ग्रोथ अराउंड 18% के आसपास है। एसबीआई कार्ड क्योंकि लोन वो देते नहीं है तो उनका रेवेन्यू डायरेक्टली काउंट होता है, तो एसबीआई कार्ड की जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो करीब 25% के आसपास आई है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चारों एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस इकलौती ऐसी एनबीएफसी है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जो डिपॉजिट कस्टमर से एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एफडी। बट इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बजाज फाइनेंस को, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो बाकी एनबीएफसी से काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। बिकॉज बजाज फाइनेंस एक बहुत ही बड़ा नाम है, एक बड़ा ब्रांड है, तो उनको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करे मार्केट में, 10%, 9% कस्टमर्स के एफडी को एक्वायर करने के लिए। उनका एफडी का अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 7%, 8% के आसपास रहता है यूजुअली। जो काफ़ी सारे बैंक्स का इंटरेस्ट रेट भी एफडी पे आज के टाइम में 7-8% पे ऑफर करते हैं। इस कॉस्ट पे वो काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट एक्वायर करते हैं। उनकी डिपॉजिट ग्रोथ अगर इस क्वार्टर में हम देखें तो 45% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ आई है बजाज फाइनेंस की, और ये उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनकी बोरोइंग कॉस्ट को मेंटेन करने में। बिकॉज बाकी एनबीएफसीज का अगर हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखेंगे तो वो 9%, 10% तक है। बजाज फाइनेंस की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो 7.5-8% के आसपास रहती है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस एनबीएफसी को मिलता है बिकॉज ऑफ उनका जो डिपॉजिट टेकिंग वाला ऑप्शन है उसकी वजह से। देन एयूएम ग्रोथ तो इन तीनों की अच्छी आई है ओवरऑल। अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो सारे ही एनबीएफसीज के मार्जिन्स कुछ हद तक कम आए हैं, इंक्लूडिंग बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस या एसबीआई कार्ड, इन तीनों के मार्जिन्स कम आए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बजाज फाइनेंस की बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है, करीब 30% प्लस की प्रॉफिट ग्रोथ आई है। श्रीराम फाइनेंस की भी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, चोलामंडलम फाइनेंस की भी करीब 30% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ है। एसबीआई कार्ड की हमने जैसे डिस्कस किया था, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी कम है। आई थिंक 5% से उनका प्रॉफिट फॉल हुआ है इस क्वार्टर में। हमने अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया था कि उसका मेजर रीज़न जो है वो जो 2019 में उन्होंने कस्टमर्स एक्वायर किए थे, उनका एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने अपने जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं उसको टाइम से पे नहीं किया, जिसकी वजह से एसबीआई कार्ड का जो प्रॉफिट है वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि उनको अपने प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। इन चारों एनबीएफसी में अगर हमें ये चूज़ करना है कि कौन सा वर्स्ट परफॉर्मर एनबीएफसी है तो वो एसबीआई कार्ड है। बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ तो हो रही है एसबीआई कार्ड की, कस्टमर्स भी वो अच्छे रेट पे एक्वायर कर रहे हैं और मार्केट शेयर भी उनका मेंटेन है। इंडिया में एचडीएफसी बैंक के बाद में एसबीआई कार्ड एक ऐसा प्लेयर है जो एसबीआई कार्ड सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में। बट प्रॉफिट ग्रोथ एसबीआई कार्ड की इस टाइम पे पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर से नहीं आ रही है। उसका मेन रीज़न क्योंकि उनके एनपीए लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ती जा रही है। एसबीआई कार्ड इज़ द वर्स्ट परफॉर्मर अमंग द लार्ज कैप एनबीएफसीज। देन बाकी तीनों एनबीएफसी में अगर हम देखें तो श्रीराम फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा मीडियोकर टाइप एनबीएफसी हम कह सकते हैं, एवरेज। इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस 15-18% की लोन बुक ग्रोथ है,
प्रॉफिट ग्रोथ भी 20% के आसपास है। मार्जिन्स ऑल्दो थोड़े कम हुए हैं, बट उनका कहना है आने वाले क्वार्टर में मार्जिन्स उनके इम्प्रूव होंगे। ओवरऑल ठीक ठाक एनबीएफसी है, लेकिन आगे का जो आउटलुक है श्रीराम फाइनेंस का, वो करीब 15% का उन्होंने लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। सो आई मीन पर्सनली एज एन इन्वेस्टर मैं प्रेफर नहीं करता एक ऐसी एनबीएफसी को, एक ऐसी कंपनी को जो 15-16% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखे। बिकॉज मार्केट में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जहाँ मैं इतनी वॉलेटिलिटी का रिस्क ले रहा हूँ, बिकॉज वी ऑल नो कि मार्केट में हर महीने कोई नया इवेंट होता है जिसकी वजह से पूरा इंडेक्स जो है वो 5-10% का वॉलेटिलिटी विटनेस करता है। स्टॉक्स तो 10-20-30% तक ऊपर नीचे होते हैं। सो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी अगर एज एन इन्वेस्टर मैं ले रहा हूँ, तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता है किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जिसका ग्रोथ एक्सपेक्टेशन 12% 15% के आसपास हो। बिकॉज अगर मैं इतनी वॉलेटिलिटी ले रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे एक हायर प्रीमियम चाहिए। हायर प्रीमियम इन द सेंस ऑफ कि मुझे 25% या 20% या 30% के आसपास की ग्रोथ तो एटलीस्ट चाहिए एक बिज़नेस से। वही जस्टिफाई करता है मेरी नज़र में कि अगर मैं इतनी वॉलेटिलिटी को ले रहा हूँ। सो श्रीराम फाइनेंस एक एवरेज एनबीएफसी है। करंट ग्रोथ ठीक ठाक है। इंडस्ट्री जब बहुत अच्छा कर रही है पूरी की पूरी एनबीएफसी, तो ये श्रीराम फाइनेंस का भी बिज़नेस ठीक ठाक चल रहा है। बट आगे का आउटलुक इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। आई पर्सनली फील कि इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छे एनबीएफसीज़ हैं जो अच्छे वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल हैं और जिनमें ग्रोथ आउटलुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन 2 एनबीएफसीज बचती है, बजाज फाइनेंस एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस, आई मीन अगर हम 10 पैरामीटर लगाएं एक एनबीएफसी को एनालाइज करने में, तो आई थिंक बजाज फाइनेंस 10 के 10 को टिक करता है। चाहे वो लोन बुक की ग्रोथ हो, मार्जिन्स हो, उनके एनपीए के लेवल्स हों, नए नए टेरिटरी में वो एक्सपैंड करते जा रहे हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है। ऑटो लोन में बहुत एग्रेसिवली प्ले कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बहुत अच्छे से प्ले कर रही है ये कंपनी। डिजिटाइजेशन को बहुत अच्छे से इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर में उसमें इन्वेस्ट किया है, और जिसकी वजह से इनकी जो क्रॉस सेल की फ्रेंचाइज है, क्रॉस सेल जो करते हैं अपने कस्टमर्स को, वो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। डेटा इनके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एंड जिसकी वजह से क्रेडिट अंडरराइटिंग इनकी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इनके एनपीए लेवल्स हमेशा कम रहते हैं। सो आई थिंक जैसा हमने डिस्कस किया कि अगर हम 10 पैरामीटर रखें तो बजाज फाइनेंस उन 10 के 10 पैरामीटर्स को टिक करती है। ओनली कंसर्न जो मेरा है बजाज फाइनेंस के साथ में, कि एक तो इनका साइज़ जो कि 2.7 लाख करोड़ के आसपास है, और दूसरा इनकी वैल्यूएशन। सो बजाज फाइनेंस, आई मीन अगर मुझे निफ्टी 50 में से ही कोई कंपनी चूज़ करनी होगी तो मैं बजाज फाइनेंस करूँगा, बिकॉज आई नो कि बाकी कंपनीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 25% तो हम छोड़ ही दें, इवन 15% की ग्रोथ रेट पे भी कंटिन्यूसली ग्रो कर पाएँ। बजाज फाइनेंस का मार्केट शेयर अगर हम आज के टाइम पे भी देखें तो सिर्फ 1.5% का मार्केट शेयर है। पूरी की पूरी लेंडिंग इंडस्ट्री, जो लोन इंडस्ट्री है इंडिया की, उसमें सिर्फ 1.5% का मार्केट शेयर है बजाज फाइनेंस का। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो कह रहा है कि 30% पे हम ग्रो करेंगे, वो ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस कर सकते हैं। बट उसमें एक कंसर्न ये आ जाता है कि इनकी वैल्यूएशन, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं ऐसे। तो बजाज फाइनेंस का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो करीब प्राइस टू बुक ऑफ 9 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इनकी जो प्राइस टू बुक है वो 9 के आसपास है, तो बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। इसके कंपैरिजन में और कोई एनबीएफसी आपको नहीं मिलेगी जो इतने हायर प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हो मार्केट में। ऑब्वियसली कोई ऐसी कंपनी ही नहीं है जो इतनी बड़ी कंपनी हो और लगातार 25-30% पे ग्रो कर रही हो। सो मार्केट में अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो ये थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए कि पैसा हमेशा उसी चीज़ को फॉलो करता है जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, चाहे वो बिज़नेस किसी भी सेक्टर का हो। अगर उसमें ग्रोथ है तो आई मीन हर एक इन्वेस्टर चाहेगा कि मेरा पैसा ऐसे बिजनेसेस को ही फॉलो करे। सो दैट्स वाई बजाज फाइनेंस को ये प्रीमियम वैल्यूएशन पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है, एंड आई पर्सनली फील ये आगे भी मिलता रहेगा। देन चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, अगेन ये भी एक बहुत अच्छी एनबीएफसी है। पिछले 2-3 सालों में इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन किया है। इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। पहले सिर्फ इनका व्हीकल फाइनेंस जो था वो मेजर बिजनेस था, बट ग्रेजुअली इन्होंने अफोर्डेबल होम फाइनेंस में एंटर किया है। इसके बाद इन्होंने गोल्ड लोन देना स्टार्ट किया है, पर्सनल लोन देना स्टार्ट किया है। सो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड किया है इन्होंने अपने बिजनेसेस को पिछले कुछ सालों में।
और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अपने डिजिटाइजेशन पे, टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। क्रेडिट अंडर राइटिंग बहुत अच्छी है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की। ऑल्दो इनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हुई है इस क्वार्टर में कंपेयर टू Q4, बट इसके बावजूद अगर हम कंपेयर करें इसको पूरी NBFC इंडस्ट्री में, तो वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी है इनकी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की। वैल्यूएशन वाइज अगेन थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, बट देन आपको एक ऐसी NBFC अगर मिल रही है जो आपको कंटिन्यूसली 25-30% की ग्रोथ दे, साइज़ में वो बजाज फाइनेंस से काफ़ी छोटी है, 2.7 लाख करोड़ का लोन बुक है बजाज फाइनेंस का, और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का 1.2-1.3 लाख करोड़ के आसपास है, यानी बजाज फाइनेंस की आधा लोन बुक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का। और मैनेजमेंट का ये क्लियर कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में वो 25% 30% की ग्रोथ रेट बहुत आराम से मेंटेन कर सकते हैं। बस एक चीज़ हमें ये इसको ट्रैक करना है कि इनकी एसेट क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। कल को जाके अगर इकॉनमी में कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो इनकी एसेट क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और अगर वो चीज़ हुई तो उनकी प्रॉफिट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर करंट टाइम में हम देखें तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा सस्ता लगता है बजाज फाइनेंस में, बट यहाँ पे एक रिस्क भी है क्योंकि बजाज फाइनेंस की अंडर राइटिंग, अगर आप एसेट क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है पिछले कई सालों से। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की एसेट क्वालिटी उस लेवल की नहीं है ऑब्वियसली। सो अगर मैं एज एन इन्वेस्टर चोला इन्वेस्टमेंट को चूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही रिगरसली ट्रैक करना है इनका एसेट क्वालिटी नंबर, बिकॉज मुझे पता है ये बिज़नेस एक्सपैंड कर रहा है, ये बिज़नेस ग्रो कर रहा है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं हर एक सेगमेंट में। सिर्फ एक जो इशू आ सकता है मुझे वो है इनकी एसेट क्वालिटी में। तो अगर मैं इनकी एसेट क्वालिटी को ट्रैक करता रहूँ तो ये एक ऐसा NBFC है जो मुझे 25-30% की ग्रोथ बहुत ही ईजिली दे सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था। लार्ज कैप NBFCs में वी ऑल नो वर्स्ट परफॉर्मर SBI कार्ड है, श्रीराम फाइनेंस एवरेज परफॉर्मर है, बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट दो सबसे बेस्ट NBFCs हैं। बजाज फाइनेंस सारे पैरामीटर टिक करता है, बट जस्ट वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा लगता है पर्सनली मुझे। एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स वो टिक करते हैं। इस क्वार्टर में एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हुई है, बट मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले क्वार्टर में वो इम्प्रूव होगा और 25-30% की ग्रोथ वो बहुत ईजिली मेंटेन करने के लिए कॉन्फिडेंट है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था। आने वाले वीडियोज़ में हम मिड कैप NBFCs और स्मॉल कैप NBFCs का एनालिसिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।